इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में पढ़ा हुआ है और ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट उसके बाकी हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं आज। देन वी विल मूव टू ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। तो हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तक आ गए थे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि कौन कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं और कौन से वाटर सॉल्युबल होते हैं। एज वी नो दैट विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट soluble vitamins and vitamin B complex and vitamin C are water soluble vitamins। तो फैट soluble विटामिन तो है जो हम लोग बहुत मात्रा में अपने जो ट्रीटमेंट के दौरान जो है हम लोग बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि वो स्टोर हो जाता है और उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी वाटर soluble विटामिन हैं, तो हम लोग इसको थोड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तभी वो क्या होगा, हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से वो पास आउट हो जाते हैं। हम लोगों ने डिफरेंट विटामिन की डेफिशिएंसी और उसके सिम्टम्स के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो है हम लोग विटामिन बी 9 तक आए थे। विटामिन बी 9 इज ऑल्सो कॉल्ड फोलिक एसिड। हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन बी 9 को फोलिक एसिड भी बोलते हैं। इसका एक्टिव फॉर्म होता है पॉलीग्लूटामेट टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, पॉलीग्लूटामेट फॉर्म्स ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट आर द एक्टिव फॉर्म्स ऑफ फोलिक एसिड या विटामिन बी 9। सोर्सेस क्या होते हैं फोलिक एसिड के? लीवर, यीस्ट, स्पाइनच एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पाइनच एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, लीवर में, यीस्ट में पाया जाता है, और नट्स, नट्स में भी ये पाए जाते हैं विटामिन बी 9 या फॉलिक। अब हम लोग इसके रिकमेंडेड डेली अलेवेंस की बात करें तो एडल्ट मेल्स में और फीमेल्स में क्या होता है, ये अराउंड 400 माइक्रोग्राम पर डे का रिक्वायरमेंट रहता है। जबकि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वो लगभग हो जाती है 500 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, जबकि बच्चों में इसकी रिक्वायरमेंट 200 माइक्रोग्राम पर डे के अराउंड होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू इसके फंक्शंस क्या होते हैं फॉलिक एसिड के, और इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले फंक्शन की बात करें तो फंक्शन फॉलिक एसिड या विटामिन बी 9 की क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। फॉलिक एसिड जो है विटामिन बी 9 डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए रेप्लिकेशन में ये हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या सिम्टम्स आते हैं, हम लोगों ने लिखा हुआ है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का क्या मतलब है, आरबीसी की साइज जो है बढ़ जाती है। आप जब जनरल ब्लड पिक्चर कराते हो, सीबीसी के साथ जनरल ब्लड पिक्चर कराते हो, तो आप देखते हो कि रेड ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल साइज होती है उससे आपको ज्यादा बड़े सेल्स की साइज मिलेगी, आरबीसी की साइज बड़ी हुई मिलेगी। इसको हम लोग बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और क्या होगा, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस हो जाती है। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है भाई, फॉलिक एसिड क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, तो ये अलोंग विथ फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी 12 जो होते हैं, दोनों साथ में डीएनए और आरएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो दोनों मिलाकर क्या होता है कि खास ज्यादातर क्या होता है, दोनों की डेफिशिएंसी साथ में मिल सकती है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मिलता है। और कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि डिप्रेशन भी हो सकता है। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ओरल डोज ऑफ 5 to 15 मिलीग्राम पर डे फॉर 4 मंथ। लगभग 4 महीने के लिए हम लोग ओरल डोज इसका 5 to 15 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से फॉलिक एसिड को हम लोग जो है ट्रीटमेंट में देते हैं ओरली। प्रेगनेंसी के दौरान लगभग हम लोग 500 माइक्रोग्राम पर डे प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है तो कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं बच्चे में। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, हम लोग फोलिक एसिड एंड अदर विटामिन की का सप्लीमेंट जो होता है प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं, कि इस तरीके के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स डेवलप ना हो जाए, जो बच्चा मतलब जो बेबी बियर कर रही है उसको। नेक्स्ट इज विटामिन बी 12 या कोबालामिन भी बोलते हैं हम लोग विटामिन बी 12। इसका एक्टिव फॉर्म होता है मिथाइल कोबालामिन। और इसके सोर्सेज क्या होते हैं, मीट, फिश, एग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। तो ज्यादातर देखेंगे ये नॉन नॉन वेजिटेरियंस में ये
जो है इसकी कमी कम पाई जाती है, जबकि वेजिटेरियंस में होने के चांसेस, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस कुछ बढ़ जाते हैं रिलेटिवली। रिकमेंडेड डोजेस की बात करें, डेली डोजेस की बात करें, तो एडल्ट मेल्स और फीमेल्स में लगभग ये 2.4 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से इसका रिक्वायरमेंट रहता है, जबकि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स में इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। इट इज अराउंड 2.8 माइक्रोग्राम पर डे, जबकि बच्चों में इसकी रिक्वायरमेंट 1.2 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रहती है। तो ये किस में पाया जाता है? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि विटामिन बी 12 या कोबैलामिन किस में पाया जाता है, और इसकी डेफिशिएंसी होती है तो उसके सिम्टम्स क्या मिलते हैं, ये भी अभी देखेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि विटामिन बी 12 या कोबालामिन मीट में, फिश में, मतलब नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में, जो है फिश, मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने होते हैं उन सब में पाया जाता है। नो नोन प्लांट सोर्स इज देयर फॉर विटामिन बी 12 और कोबालामिन। विटामिन बी 12 या कोबालामिन का कोई प्लांट सोर्स नहीं रहता है, ये ज्यादातर क्या होता है, एनिमल डिराइव्ड रहता है। अब विटामिन बी 12 या कोबालामिन की डेफिशिएंसी, ये टोटल बॉडी स्टोर्स कितना होता है कोबालामिन का, लगभग 2 to 3 मिलीग्राम। फंक्शन क्या होता है विटामिन बी 12 का? फंक्शन है प्रॉपर नर्व फंक्शन। हमारा क्या, ये नर्व के फंक्शनिंग में, नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग में ये हेल्प करता है। प्रॉपर नर्व फंक्शनिंग में विटामिन बी 12 का रोल रहता है। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन में हमने पहले भी देखा कि फोलिक एसिड के साथ विटामिन बी 12 भी डीएनए रेप्लिकेशन में कंट्रीब्यूट करता है। एंड इट इज आल्सो नीडेड इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। फैट्स के मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन बी 12 का रिक्वायरमेंट रहता है। तो देखेंगे अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है तो रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, नर्व के फंक्शन में काम करता है, ये प्रॉपर फंक्शनिंग में रिक्वायर्ड रहता है, डीएनए रेप्लिकेशन में रिक्वायर्ड रहता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो सकता है? सबसे पहले देखा, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हम लोगों ने देखा था कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तब भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है, जो कि हम लोग खासकर जब जनरल ब्लड पिक्चर कराते हैं पेशेंट का, अलोंग विद सीबीसी के साथ, जो हम लोग जनरल ब्लड पिक्चर भी एक टेस्ट देते हैं कि भाई जनरल ब्लड पिक्चर भी कर दीजिए, तो उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का पता चलता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की या एरिथ्रोसाइट्स की साइज जो है एक पार्टिकुलर साइज से वो बढ़ी हुई है। और और दूसरे सिम्टम्स भी साथ में मिलते हैं, अगर जैसे कि लॉस ऑफ वाइब्रेटरी एंड पोजीशन सेंसेस। पेशेंट को क्या होगा, वाइब्रेशन सेंसेस लॉस हो जाएंगे, पोजीशन सेंसेस लॉस हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं या डिमिनिश्ड हो जाते हैं कह सकते हैं। एबनॉर्मल गेट डेवलप हो जाता है। आप पेशेंट को देखोगे कि भाई उसके चलने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज हो जा रहा है। अगर हम लोग सभी जो है जॉइंट पेन्स और ये सब अगर हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, उसके बावजूद जो होता है उसका गेट जो है, चलने फिरने का तरीका चेंज हुआ पता चल रहा है, तो यू कैन सी फॉर इफ देर इज विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी और नॉट। अलोंग विथ हम लोग और भी क्या चेक करेंगे साथ में, कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो नहीं है, रेड ब्लड सेल्स की साइज तो नहीं बढ़ी हुई है, वाइब्रेटरी सेंसेस तो लॉस नहीं हो गए हैं, पोजिशन सेंसेस तो नहीं लॉस हो गए हैं। तो ये सब अगर साथ में मिलता है तो एबनॉर्मल गेट के साथ, तो हम लोग ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। और साथ में क्या होगा, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन, हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर नर्व फंक्शन में भी विटामिन बी 12 है, कोबैलामिन का फंक्शन रोल रहता है, इंपॉर्टेंट रोल। तो डिमेंशिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं। वाइब्रेटरी और पोजिशन सेंसेस भी हमने देखा कि दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, लॉस ऑफ ब्ladder एंड बाउल कंट्रोल। देयर इज देयर इज चांसेस ऑफ डेवलपिंग लॉस ऑफ ब्ladder एंड बाउल कंट्रोल। ब्ladder एंड बाउल कंट्रोल क्या होगा, लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के साथ वाइब्रेटरी सेंसेस, पोजिशन सेंसेस लॉस मिल रहे हैं, डिमेंशिया मिल रहा है पेशेंट में, ब्ladder बाउल मूवमेंट्स जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो यू कैन सस्पेक्ट दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, विटामिन बी 12 या 1000 माइक्रोग्राम ऑफ हाइड्रोक्सी कोबालामिन
एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो हम लोग ट्रीटमेंट में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जा रही है, सिम्टम्स सब मिल रहे हैं, तो हम लोगों ने डायग्नोसिस की भाई, हम लोगों ने ब्लड टेस्ट कराया, जनरल ब्लड पिक्चर कराया, हम लोगों ने देखा कि रेड ब्लड सेल्स की साइज बढ़ी हुई है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हुआ है, अलॉन्ग विथ सभी सिम्टम्स मिल रहे हैं विटामिन बी 12 के, तो वी कैन गो फॉर ट्रीटमेंट। हम लोगों ने साथ में क्या किया, विटामिन बी 12 का ब्लड लेवल भी हम लोगों ने टेस्ट करा लिया। अगर दोनों ही साथ में सभी सिम्टम्स के साथ ब्लड लेवल भी कम मिल रहा है, तो हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, वी कैन गो फॉर 6 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ 1000 माइक्रोग्राम ऑफ हाइड्रोक्सीकोबालामिन एट 3 to 7 डेज इंटरवल। 3 से 7 दिन के अंतराल पे हम लोग लगभग 6 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आईएम लगाते हैं 1000 माइक्रोग्राम ऑफ हाइड्रोक्सीकोबालामिन, जो कि क्या करेगा, हमारे बॉडी के स्टोर को रिप्लेनिश करेगा। जो भी विटामिन बी 12 की कमी होगी है वो 1000 माइक्रोग्राम इंजेक्शन से हाइड्रोक्सीकोबालामिन के 6 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं 6 से 7 दिन के अंतराल पे या डिफरेंस पे। और मेंटेनेंस में क्या करते हैं, फॉर मेंटेनेंस थेरेपी वी कैन गिव 1000 माइक्रोग्राम ऑफ हाइड्रोक्सीकोबालामिन एवरी 3 मंथ्स। हर 3 महीने पे हम लोग 1000 माइक्रोग्राम ऑफ हाइड्रोक्सीकोबालामिन मेंटेनेंस थेरेपी में दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट भी करना होता है और मेंटेनेंस भी करना होता है कि भाई बॉडी में हमारे विटामिन बी 12 की लेवल जो है वो मेंटेन रहे। तो हम लोगों ने देखा कि फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी में दोनों में ही क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप होगा और न्यूरो न्यूरोमस्कुलर डिफेक्ट्स भी मिल सकते हैं, साथ में गेट इफेक्ट मिल सकता है, सेंसरी लॉसेस हो सकते हैं, पोजीशन लॉस हो सकता है, गेट डेवलप, जो गेट जो है चलने फिरने का तरीका, उसमें क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे, डिमेंशिया डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लैडर बाउल मूवमेंट जो है वो भी कंट्रोल कम हो पाते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल अगर लेवल रहता है। तो एज वाइज तो थोड़ा बहुत कंट्रोल क्या होता है, ब्लैडर बाउल मूवमेंट का थोड़ा सा कंट्रोल लॉस हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड इज देयर और नॉट। तो ये सब हम लोग देख लेंगे इसमें, फॉलिक एसिड या विटामिन बी 9 के डेफिशिएंसी के दौरान, विटामिन बी 12 या कोबालामिन के डेफिशिएंसी में भी हम लोग ये सब देख के, अगर ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो हम लोग ब्लड टेस्ट कराएंगे, सिम्टम्स को मैच करेंगे ब्लड के साथ, ब्लड टेस्ट के साथ, और उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। दिस इज ऑल कि हम लोग जो भी है, हम लोग विटामिन के डेफिशिएंसी के बारे में हम लोगों ने जो देखा वो दिस ऑल अबाउट विटामिन डेफिशिएंसी और उसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या करेंगे। नेक्स्ट इज वी कैन गो फॉर ब्लड कंपोनेंट्स। हम लोग देखेंगे अभी ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है। लेट मी शेयर द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्लाइड्स विजिबल है ब्लड। सबसे पहले व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या होता है, कोई बता पाएगा? व्हाट इज ब्लड? अब ब्लड सब लोग सुनते हो कि ब्लड है हमारे बॉडी में, वेसल्स में ब्लड है, रेड कलर का ब्लड होता है, वो क्या होता क्या है, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एनिमल? तो ब्लड क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और किस तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है? इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज ब्लड इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट contains लिविंग एंड नॉन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बोथ। इसमें होता क्या है, दोनों तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। पर्पस क्या होता है, ब्लड का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी। इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और जितने वेस्ट प्रोडक्ट डेवलप होते हैं हमारे बॉडी में उसको भी क्या कर, उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी। और इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें सेलुलर एंड नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स, दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। सेलुलर कंपोनेंट्स में क्या आएगा, सेलुलर कंपोनेंट्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स आर सेलुलर कंपोनेंट एंड द फ्लूइड कंपोनेंट इज प्लाज्मा। फ्लूइड कंपोनेंट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। लगभग ये क्या होता है, 50-50 का रेशियो रहता है। आप कह सकते हैं कि लगभग 55%, 50 to 55% इज प्लाज्मा एंड 45%
इज ब्लड सेल्स या ब्लड सेल कंपोनेंट होता है। इसमें ब्लड सेल्स या सेल कंपोनेंट कितना होता है? 45% के अराउंड। कौन कौन से ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ब्लड में? सेलुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स को हम लोग रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं या आरबीसीज भी बोलते हैं। और इरिथ्रोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स और आरबीसीज। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आरबीसीज। दूसरा कंपोनेंट है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूबीसीज भी बोलते हैं। थर्ड सेलुलर कंपोनेंट क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इज नॉट एक्चुअली सेल्स, ये एक्चुअली ये सेल्स नहीं रहते हैं, बट दे आर क्लॉटिंग फैक्टर। ये क्लॉट, ब्लड के क्लॉट करने में, ब्लड के क्लॉट बनाने में, थक्का बनाने में, ब्लड का कहीं पे ब्लीडिंग हो जाती है तो वहां पे क्या होता है? प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है। दे आर दे दीज प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग। क्लॉटिंग में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। तो दीज आर थ्री कंपोनेंट्स या थ्री सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ब्लड के ये तीन सेलुलर कंपोनेंट्स है। पहला क्या है? इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज। सेकंड इज ग्लूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसीज। एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। नाउ कमिंग टू प्लाज्मा, जो फ्लूइड पार्ट है हम उसको क्या बोल रहे हैं? फ्लूइड पार्ट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा कंप्राइजेज अराउंड 50 to 55%, लगभग कह लीजिए 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में, विच इज लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। फर्स्ट वन वाज सेलुलर पार्ट, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं। दूसरा पार्ट है फ्लूइड पार्ट, जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में होता क्या है? प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं? सभी लोगों ने सुना होगा एल्बुमिन के बारे में। सबसे पहले या मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विच प्लाज्मा प्रोटीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? एल्बुमिन। सभी लोगों ने सुना होगा एल्बुमिन के बारे में। एल्बुमिन करता क्या है? एल्बुमिन मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। एल्बुमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है ब्लड में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन और क्या? तीसरा ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन क्या करते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं। ब्लड को क्लॉट करने में कहीं ब्लीडिंग हो जाती है, चोट लग जाती है, तो along with platelets, fibrinogen and globulin help in clotting. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप कह सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा दूसरा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सबसे ज्यादा होता है, वो है वाटर, विच इज द लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड, ये वाटर, प्लाज्मा कंप्राइजेज अराउंड 90% से ज्यादा क्या होता है इसमें? पानी होता है, विच इज लिक्विड सॉल्वेंट, विच एक्ट्स एज ए लिक्विड सॉल्वेंट। और क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन वाटर के अलावा? सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या करते हैं? टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे कि एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कर रहा था ब्लड में, वैसे ही कुछ सॉल्ट भी होते हैं हमारे ब्लड में जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड इन ब्लड। ब्लड में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ जो कि प्लाज्मा पार्ट में होते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, स्लाइड में देख सकते हैं कि आपको ऊपर दिख रहा है ये जो स्ट्रॉ कलर्ड है, सभी को दिख रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड। आपको ये स्ट्रॉ कलर्ड ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, कंपोनेंट? यस सर। यस सर। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये देख रहे हैं, ये प्लाज्मा है। देखो, अगर हम लोग ब्लड को टेस्ट ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये क्या होगा? ऊपर का पार्ट क्या प्लाज्मा। हो जाएगा? सेपरेट। सेपरेट होके प्लाज्मा के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, जो कि स्ट्रॉ कलर का दिखेगा। ये प्लाज्मा किस कलर का दिखेगा? स्ट्रॉ कलर का दिखेगा। और दिस कंप्राइजेज अराउंड 55% ऑफ द होल ब्लड। पूरे ब्लड का लगभग 55% ये प्लाज्मा होगा। उसके बीच में क्या होगा? सबसे नीचे आ जाएगा, सेटल हो जाएगा इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होगा? बॉटम पे, टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे रेड ब्लड सेल्स विच आर आल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स, वो सेटल हो जाएंगे। और ये प्लाज्मा और आरबीसीज या इरिथ्रोसाइट्स के बीच में जो है जो कंपोनेंट्स जो है सेपरेट हो जाएगा, वो क्या है? ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स इन बिटवीन आ जाएंगे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद। इसमें कह लीजिए ऊपर होगा प्लेटलेट्स, नीचे होगा ल्यूकोसाइट्स, और सबसे बॉटम पे क्या आ जाता है? रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स। these थ्री कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखा था कि सेलुलर कंपोनेंट क्या है। देखिए कि तीनों सेलुलर कंपोनेंट जो है टेस्ट ट्यूब में डाल के रेड सेंट्रीफ्यूज हम लोगों ने किया तो सेलुलर कंपोनेंट जो है ट्यूब के बॉटम पे सेटल हो गए।
जिसमें सबसे बॉटम पे क्या है, एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स, जो कि सेलुलर कंपोनेंट है एक। दूसरा सेलुलर कंपोनेंट क्या था, ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ, नीचे सेटल हो गया। देखिए वेट के हिसाब से, साइज एंड वेट के हिसाब से क्या हुआ, ये सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये सेटल हो गया। एरिथ्रोसाइट सबसे बॉटम पे सेटल हो गए। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स है, या व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ये देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि किस तरीके के ल्यूकोसाइट्स होते हैं हमारे ब्लड में। और सबसे ऊपर जो होगा, प्लेटलेट्स होंगे। सेलुलर कंपोनेंट्स में जो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सबसे ऊपर के लेयर में होगा प्लेटलेट्स। उसके बाद क्या होगा, ये प्लाज्मा कंपोनेंट देख सकते हैं कि प्लाज्मा कंपोनेंट जो सबसे ऊपर रहेगा वो स्ट्रॉ कलर का रहता है। दिस प्लाज्मा कंपोनेंट हमने बताया कि दिस कंप्राइजेज अराउंड, कितना होता है प्लाज्मा कंपोनेंट ब्लड में, ब्लड में प्लाज्मा कंपोनेंट कितना होता है, ये जो स्ट्रॉ कलर्ड है सबसे ऊपर, Around around इट इज अराउंड 55%. अराउंड 55%। और 55%. सेलुलर कंपोनेंट कितना हुआ नीचे, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड 40, प्लेटलेट्स, 45. अराउंड 45%। तो आप, 45%. ओके वेरी नाइस। तो अब ये सेंट्रीफ्यूज करके ट्यूब पे हम लोगों ने देखा कि भाई प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, और जितने सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं नीचे सेटल हो जाते हैं, जिसमें कि इरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं हम लोग उसको, वो सबसे नीचे आता है बॉटम पे। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, और सबसे ऊपर लेयर में होता है, सेलुलर कंपोनेंट में सबसे ऊपर होता है प्लेटलेट्स। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। अब इन सेलुलर कंपोनेंट्स में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम लोगों ने क्या बोला, रेड ब्लड सेल्स, या शॉर्ट फॉर्म में आरबीसीज भी बोलते हैं। तो क्या काम होता है रेड ब्लड सेल्स का या आरबीसीज का, टू कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यूज। आरबीसीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं टू टिश्यूज। और इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है। सभी लोगों ने सुना होगा रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन। ये होता क्या है, रेड ब्लड सेल्स होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन, ये रेड ब्लड सेल्स सेलुलर कंपोनेंट होता है ब्लड का, जिसमें कि हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच कंटेन्स आयरन। इसमें हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, विच बाइंड्स विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से यही आयरन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन में। एंड देयर इज concentration its concentration is determined the availability of oxygen to cells। हीमोग्लोबिन कितना है हमारे रेड ब्लड सेल्स में, हीमोग्लोबिन कितना है, वही डिटरमाइन करेगा, या इसी का कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन रेड ब्लड सेल्स में डिटरमाइन करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू सेल्स। तभी देखते हैं आप लोग, जिसमें जिन लोगों में ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसमें देखेंगे वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, जल्दी हांफने लगते हैं। तो इसका क्या मतलब है भाई, उनमें या तो आयरन की डेफिशिएंसी है, या तो मतलब किसी तरीके से उनमें क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी या कमी हो जा रही है, जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन को टू डिफरेंट टिश्यू लेवल्स। तो ये ऐसे लोग क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसमें कम होता है या हीमोग्लोबिन कम होता है, वो जल्दी थक से जाते हैं, और उनकी सांस फूलने लगती है, और उनको ज्यादा स्तर थकावट लगती है, कुछ भी काम करने में उनको क्या होगा, थकावट लगेगी। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये देखिए हीमोग्लोबिन हमने बताया कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में होती है। ये रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, बाइकॉनकेव, इस तरीके से आप देखेंगे रिंग के फॉर्म में होंगे, बाहर की तरफ थोड़ा निकला सा हुआ होगा, और बीच में क्या होगा, गड्ढा होगा। इस तरीके से रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स, these red blood cells या erythrocyte contain several hundred hemoglobin molecules। एक रेड ब्लड सेल्स में सेवरल हंड्रेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कैसे बाइंड करता है, ये ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन बाइंड्स टू हेमी कंपोनेंट। किस कंपोनेंट को बाइंड करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हेमी कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हेमी कंपोनेंट विच दिस ऑक्सीजन बाइंड्स टू हेमी ऑन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में हेमी कंपोनेंट पे बाइंड करता है, और आरबीसीज के द्वारा ये डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में, सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑक्सीजन। अब एनीमिया क्या होता है, एनीमिया कैसे डेवलप होता है, इट इज टाइप ऑफ आरबीसी डिजीज या डिसऑर्डर। रेड ब्लड सेल का डिसऑर्डर हुआ,
हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो क्या हो गया, एनीमिया डेवलप हो जाता है। क्या क्या एनीमिया के कॉजेज हो सकते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ एनीमिया? लो रेड ब्लड सेल काउंट। फर्स्ट इज लो ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स काउंट। रेड ब्लड सेल्स का काउंट हमारे ब्लड में कम हो गया तो उसके कारण क्या होगा, एनीमिया डेवलप हो जाएगा। दूसरा क्या कारण हो सकता है? लो हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। मान लीजिए आरबीसी तो सही है लेकिन हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन रेड ब्लड सेल्स में कम है तो उसके कारण भी क्या होगा, हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन अगर कम हो गया आरबीसी में तब भी एनीमिया डेवलप हो जाएगा। या तीसरा कारण हो सकता है कि रेड ब्लड सेल आर डिफॉर्म्ड, मतलब वो सही तरीके से फॉर्म नहीं हुए हैं, दे आर डिफॉर्म, उसका शेप सही नहीं है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में आप देख सकते हैं कि भाई रेड ब्लड सेल का शेप कैसा हो जाता है, सिकल शेप्ड हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, सही से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं और कैपिलरीज वगैरह में ऑक्सीजन की कमी या कुछ ऐसा होता है तो वो वहां पे एडहेर कर जाते हैं, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन को सही से ट्रांसपोर्ट नहीं। तो कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं एनीमिया के? लो रेड ब्लड सेल काउंट हो सकता है, उसके कारण एनीमिया हो सकता है। या तो देर इज लो हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन और देर इज डिफॉर्म्ड रेड ब्लड सेल। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, एनीमिया के कारण होगा क्या, देर इज डिक्रीज्ड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। हमारे ब्लड के, हमारे बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं उनको ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिल पाएगी, बिकॉज देर इज डेफिशिएंसी, या तो आरबीसी की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है, या तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो सही से फॉर्म नहीं हुए हैं, उनका शेप चेंज हो गया है, उसके कारण वो क्या कर रहे हैं, ये आरबीसी सही से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहे हैं डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में। केस हमने बताया कि सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया सब लोगों ने सुना होगा। उसमें होता क्या है, देयर इज डिफॉर्म्ड रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या होता है, डीफॉर्म होता है, मतलब उसका शेप बिगड़ जाता है। दैट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू बाइंड, इसके कारण ऑक्सीजन उससे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाता। सिकल सेल्स आल्सो क्लॉग ब्लड वेसल्स। ये सिकल शेप जो रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को, जो कैपिलरीज वगैरह खासकर होते हैं या माइक्रो वेसल्स होते हैं, बहुत पतले वेसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स, उनमें जाके ये क्लॉग कर जाता है। वहां पे कह लीजिए कि वहां पे ब्लॉक कर देता है, वहां पे जाके ब्लड वेसल्स को, इसके शेप डिफरेंट होने के कारण, और ये स्टिकी भी हो जाता है इसके डिफरेंट शेप होने के कारण, सिकल सेल होने के कारण। तो होता क्या है सिकल सेल में, इन सिकल सेल एनीमिया there is deformed red blood cells which do not allow oxygen to bind to hemoglobin। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं भाई, ट्रीटमेंट में, एनीमिया के ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हम लोग या तो आयरन देंगे और विटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं। किस कारण से होगा, एनीमिया किस कारण से डेवलप हो रहा है, उसको हम लोग फुलफिल करते हैं कि भाई जिस कारण से एनीमिया है, आयरन की डेफिशिएंसी के कारण है, विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण है। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है एनीमिया, एनीवन? कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज कराएगी या करा सकती है? बता चुके हैं हम, कोई बता सकता है? बी कौन कॉम्प्लेक्स। सा? वेरी गुड। और फोलिक एसिड और विटामिन बी 12, ये क्या है, खासकर हाँ जी। बी मिथाइल कॉम्प्लेक्स विटामिन। हाँ, साइनोकोबैलामिन या विटामिन बी 12, ये यस। क्या करेगा, मेगालोप्लास्टिक एनीमिया कॉज कराएगा। तो ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं हम लोग आयरन दे सकते हैं, विटामिन के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, खासकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के का सप्लीमेंट दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिस कारण से भाई अगर कोई ब्लड रिलेटेड या रेड ब्लड सेल्स के बनने के कारण कोई ऐसा कोई डिफेक्ट है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कई केसेस में करना पड़ सकता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है, आयरन विटामिन सप्लीमेंट्स देने से एनीमिया सही हो जाता है। तो गोल क्या होता है, टू सॉल्व एंड फिक्स अंडरलाइंग प्रॉब्लम, नॉट कवर अप। भाई हमको अंडरलाइंग कॉज पता करना चाहिए कि एनीमिया किस कारण से हो रहा है, तो उसी को हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। देख सकते हैं इस डायग्राम में, नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, अगर हम लोग एक जो है ग्लास स्लाइड पे ब्लड की पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, ब्लड फिल्म बनाते हैं, तो इस तरीके से उस पे रेड ब्लड सेल्स इस क्वांटिटी में दिखने चाहिए। ये डेंसिटी देख रहे हैं रेड ब्लड सेल्स की, इसमें देखिए। और अगर कोई एनीमिक पेशेंट है, एनीमिक
एनीमिया के कारण रेड ब्लड सेल्स कमी है तो ये स्लाइड्स में इस तरीके से दिखेंगी। तो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स हम लोग देख सकते हैं स्लाइड में राइट साइड में जो है बहुत कम है एज कंपेयर टू रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी इन लेफ्ट। लेफ्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं कि भाई दिस इज नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इफ एनीमिक, राइट साइड में देख सकते हैं कि ये एनीमिक अगर पेशेंट है बिकॉज ऑफ लो रेड ब्लड सेल काउंट तो ये स्लाइड में इस तरीके से दिखेगा राइट साइड। दीज रेड, ये जो रेड रेड है, गोल गोल है, कह लीजिए ओवल शेप्ड है, दीज आर रेड ब्लड सेल्स। अब हम लोग आएंगे ल्यूकोसाइट्स पे या व्हाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स को हम लोग दूसरे ब्लड कंपोनेंट क्या है ब्लड का, पहला हो गया रेड ब्लड सेल, दूसरा है ल्यूकोसाइट्स जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज या इन्फेक्शियस एजेंट्स के अगेंस्ट ये डिफेंड करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, इन सबको क्या करते हैं ये डिफेंड करते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है इनका, डायापेडेसिस, दे हैव एबिलिटी टू मूव अक्रॉस ब्लड थ्रू या ब्लड वेसल्स के अक्रॉस ये मूव कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डायापेडेसिस। ये यूज सर्कुलेटरी सिस्टम एज हाईवे, हाईवे के फॉर्म में यूज करते हैं। ये डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं, जहां भी क्या हुआ, पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस कुछ एंटर किया तो वो वहां पे उस एरिया में इकट्ठे होके उसको किल करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव कीमोटैक्सिस कैन लोकेट एरिया ऑफ डैमेज इन्फेक्शन बाय रिस्पॉन्डिंग टू रिलीज इम्यून या बैक्टीरियल केमिकल्स। कहीं पे हुआ क्या, इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया वहां पे इंटर कर गया है, वायरस इंटर कर गया है, या बॉडी के पार्ट को कोई डैमेज हो गया है, तो वहां पे क्या करेंगे, दीज डब्ल्यूबीसीज या व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स कैन लोकेट, ये लोकेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे डैमेज हुआ, वहां पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे, क्यों इकट्ठे हो जाते हैं भाई, क्योंकि वहां से क्या होता है, उस एरिया से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं या इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा होता है, या बैक्टीरियल केमिकल्स कुछ वहां से रिलीज होते हैं, तो वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स और वहां पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं। ये देख सकते हैं कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स किस तरीके से हमारे ब्लड में ऐड करते हैं। ये देख देख सकते हैं कि ये दीज ब्लू डॉट्स आर व्हाइट ब्लड सेल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स आप देख रहे हैं। नो, कमिंग टू टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, कितने कितने टाइप के ल्यूकोसाइट्स होते हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल। हम लोग मेजर दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ल्यूकोसाइट्स को, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स जो होंगे उसमें फिल्स लगा हुआ लास्ट में, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, दे आर एक्टिव फैगोसाइट एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू एनी इन्फेक्शन। देयर इज इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाता है, दे आर एक्टिव फैगोसाइट्स। दूसरा है ग्रेनुलोसाइट, क्या है दूसरा, डब्ल्यूबीसी, दूसरा ग्रेनुलोसाइट है इयोसिनोफिल। दे किल लार्जर पैरासाइट, ये बड़े पैरासाइट को किल करते हैं, और देखेंगे पैरासाइटिक इन्फेक्शन पे एलर्जी में इयोसिनोफिल का क्वांटिटी बढ़ जाता है हमारे ब्लड में। थर्ड ग्रेनुलोसाइट इज बेसोफिल्स। थर्ड ग्रेनुलोसाइट कौन सा है, डब्ल्यूबीसी कौन सा है ये, बेसोफिल। बेसोफिल कॉज इन्फेक्शन रिस्पॉन्स, दे रिलीज हिस्टामिन एंड हेल्प इन डायलेटिंग ब्लड वेसल्स। बेसोफिल ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, हिस्टामिन को रिलीज कराते हैं बिकॉज ऑफ कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फेक्टिव रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में डेवलप हो रहा है, तो बेसोफिल वहां पे इकट्ठा होकर ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करते हैं, हिस्टामिन को रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं। दीज आर ग्रेनुलोसाइट्स। दूसरा ग्रुप हमने बताया कि एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये दोनों आते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, दीज आर ए ग्रेनुलोसाइट, दीज आर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। ये दो तरीके के होते हैं लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स है प्रोड्यूस, these प्रोड्यूस, ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस, इन्हीं से क्या होते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं बी लिम्फोसाइट से। दूसरा है टी लिम्फोसाइट्स, दे रिस्पॉन्ड टू एंटीबॉडीज ऑन फॉरेन टिश्यू। दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट है मोनोसाइट्स, दीज आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव फैगोसाइट्स। ये लार्जेस्ट होते हैं, हमारे ब्लड में क्या होते हैं, ये लार्जेस्ट सबसे बड़े होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और दे आर मोस्ट एक्टिव फैगोसाइट्स यूज्ड फॉर क्रोनिक एंड वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन। क्रोनिक वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन में क्या होंगे, ये हेल्प करते हैं मोनोसाइट्स, और सबसे बड़े होते हैं। ये देख सकते हैं डायग्राम,
एरिथ्रोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। देखिए इसमें ग्रेनुलोसाइट्स में ये डॉट डॉट से होंगे। देखिए ये जितने ग्रेनुलोसाइट्स हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, सब में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये डॉट्स होते हैं। ये देखिए ये न्यूट्रोफिल है और रेड ब्लड सेल्स दिख रहे हैं। तीसरा कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। These are fragments of multinucleated cells. They are irregular shape.